नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद आरजेडी कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो चुकी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो आरजेडी की वजह से मिले। मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे दी। एनडीए के नेता आरजेडी कांग्रेस की जुबानी जंग पर तंज कसते हुए देखे जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर का मतभेद दरार का रूप लेता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर तो एकला चलो की चर्चा तक भी होने लगी है। मेरा तो मानना है कि जनता चाहती है अलग लड़ना, लेकिन यह निर्णय हमारे आदरणीय खड़गे साहब राहुल गांधी जी लेंगे। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण ही मिले। मंगनी लाल ने कांग्रेस पर ऐसा क्यों कहा, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग क्यों तेज हुई, वो भी बताएंगे। पहले सुन लीजिए मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता। आरजेडी कांग्रेस में टकराव हो और एनडीए के नेता तंज न कसें, ऐसा कैसे हो सकता है? राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में कहा कि बेमेल गठबंधन का यही हश्र होता है। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद तेज हुई आरजेडी कांग्रेस की तकरार कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंगनी लाल मंडल ने पलटवार किया और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। सवाल है कि क्या महागठबंधन से अलग हुई दुनिया बसाएगी कांग्रेस? न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से रिपोर्टर रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं पटना में तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक हुई। बैठक में हाथ पर मंथन किया गया। नए विधानमंडल के सत्र को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में जोश भरते हुए अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने को कहा। एनडीए ने तेजस्वी की रणनीति पर तंज भी कसा। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महागठबंधन सदमे में है। दूसरी तरफ 1 दिसंबर से बिहार विधानमंडल का नया सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में शनिवार को तेजस्वी यादव के आवास पर सियासी गहमागहमी रही। तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन की बैठक में विधानसभा सत्र में विपक्ष की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी से एकजुट होकर सरकार के खिलाफ सदन में हल्ला बोलने को कहा। महागठबंधन सदन में अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। रणनीति बनी है, हम लोग को वहाँ रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। इंडिया गठबंधन के जो जितने एमएलए थे उनकी बैठक हुई और सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो, बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है। चुनाव में हार के बाद विपक्ष के हौसले पस्त हैं। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के विधायकों में जोश जरूर भरा है, लेकिन महागठबंधन की रणनीति और कूटनीति पर एनडीए खूब तंज कस रहा है। नेता प्रतिपक्ष के दावेदार तेजस्वी यादव को जब जनता ने औंधे मुंह गिरा दिया है, तब भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में हल्ला करने की नसीहत
अपने विधायक को देकर आखिर वह कैसा संदेश देना चाहते हैं? वह तो खुद ही अब जमानत पर है। बिहार के जनता ने जनादेश दे दिया है एनडीए के पक्ष में, लेकिन तेजस्वी यादव जी आज तक बिहार के जनता का जनादेश का सम्मान तक नहीं किया मीडिया के सामने आकर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां तेज है। 18वीं विधानसभा का ये पहला सत्र होगा। सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही नीतीश सरकार अपना रोड मैप भी बताएगी। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर एनडीए के हौसले बुलंद हैं, तो विपक्ष हार के बाद रणनीति पर मंथन कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और वहीं पटना के महुआ बाग इलाके में बन रहा लालू प्रसाद का आलीशान बंगला एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। आखिर क्यों अचानक लालू प्रसाद के निजी बंगले पर चर्चा तेज हो गई है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट भी कर दिया गया है। इसके बाद से बिहार में नई बहस छिड़ गई है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड खाली करने के पहले बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि क्या 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करेंगी राबड़ी देवी? क्या 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड बंगले में शिफ्ट होगा लालू परिवार? इन सवालों के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बन रहा आलीशान निजी बंगला भी चर्चा में आ गया है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दानापुर अंचल का महुआ बाग का इलाका है। पटना के महुआ बाग में बन रहे बंगले की तस्वीर देखिए। ये घर पिछले 1.5 साल से तैयार हो रहा है। देख रहे हैं और यहीं से ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो जो सामने जो आवास दिखाई पड़ रहा है, जो निर्माण हो रहा है, ये लालू प्रसाद यादव का जो घर है वो है। भव्य तरीके से यह मकान तैयार हो रहा है जिसमें 7 से 8 बड़े कमरे हैं, स्टाफ क्वार्टर है, गार्डन एरिया के साथ मीटिंग हॉल और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की बड़ी सी जगह भी है। पूजा घर और चारों तरफ 15 फीट ऊंचा बाउंड्री तैयार किया गया है जिसका निर्माण कार्य खुद लालू प्रसाद मॉनिटर करते हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद यहाँ पे इस मकान को देखने के लिए पहुंचे हैं और ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप जरा देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाएं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपने आवास को देखने के लिए। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद कयासबाजी तेज हो गई है कि लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने की बजाय अपने महुआ बाग वाले बंगले में शिफ्ट हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना मदनी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल मौलाना मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। मौलाना मदनी के इस बयान पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है, दिखाते हैं आपको। तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये उनको कहां से लग रहा है कि बिहार के मुसलमानों को दिक्कत है? बिहार के मुसलमान पूरी तौर से बिहार के अंग है, देश के अंग है और ऐसे ही ताकतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ रही है। और मुझे लगता है कि इस बार का मतदान विशेष रूप से बिहार के मुसलमान और देश के मुसलमानों का को ये संवाद कि आप अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों ने आपका बड़ा दुरुपयोग किया है, इनसे सावधान रहिए। मुसलमानों को दिक्कत होगी तो देश में जिहाद हो जाएगा। देखिए, इस तरह की धमकी देने वाला अपराधी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति हो सकता है। ये कोई शरीफ आदमी ऐसा बात नहीं कर सकता। पूरे दुनिया में अगर मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहन कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा सुविधा युक्त हैं, तो वो भारत है। और वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने 1 करोड़ नौकरी के साथ ही रोजगार के वादे पर बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट पे घोषणा पत्र में जो वादा किया था, अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। कैबिनेट में इस दिशा में कदम भी उठाए गए। पहले कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था मैनिफेस्टो में, जो पहला कैबिनेट किया है कि बिहार में अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा,
उस पर काम करना शुरू कर दिया। कैबिनेट में बहुत सारा फैसला लिया उस डायरेक्शन में। ये अच्छा शुभ संकेत है बिहार के लिए। और वहीं आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं। जहां जनता का समर्थन नहीं वहां लोग कैसे रहेंगे? लोग वैसी जगह नहीं रहेंगे जहां जनता का समर्थन नहीं है। तो वहां जनता का ही जब समर्थन नहीं तो लोग कैसे रहेंगे? जनता का जहां समर्थन है, स्वाभाविक रूप से जनादेश का सम्मान करना है, तो लोग वैसी जगह नहीं रहेंगे जहां जनता का कोई समर्थन नहीं, इसलिए ऐसी बात है। और अब बात बुलडोजर एक्शन की होगी। देखिए, बिहार में शहर शहर बुलडोजर का कहर जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीला पंजा कहर बरपा रहा है। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को साफ संदेश दे रही है कि अब भी मौका है, सुधर जाओ। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चल रही है। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देखिए। बोरिंग रोड में बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर में बीते कई दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान के बाद शनिवार को लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने बुलडोजर के चक्के की हवा निकाल दी, ड्राइवर की पिटाई की और शीशे भी तोड़ दिए। हालात बिगड़ता देख पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला और दोबारा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया। देखिए, अतिक्रमण बहुत पुराना अतिक्रमण है, तो थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है, ये एक्सपेक्टेड होता है, बट ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अब जरा सीतामढ़ी की तस्वीरें देख लीजिए। किस तरह से बुलडोजर अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर वार कर रहा है। बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मकान, सड़क किनारे लगे दुकान को पलक झपकते ही बुलडोजर तबाह कर दे रहे हैं। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। बुलडोजर के प्रहार से अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। आरा शहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर एक्शन मोड में आ चुका है। भारी संख्या में पुलिस जवान के साथ शहर के गोपाली चौक से लेकर रामगढ़िया तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वैशाली में भी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। शहर के जौहरी बाजार, त्रिमूर्ति चौक से लेकर रामाशीष चौक तक अभियान चलाया गया। सड़क किनारे बने अवैध दुकानों को बुलडोजर ने अपना शिकार बनाया। बोधगया में भी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा से पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर ने कहर बरपाया। यहाँ देश विदेश से करीब 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बोधगया पहुँचने वाले हैं। ऐसे में भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे। बड़ी खबर आरा से, जहां पर आरा पटना डीडीयू रेल खंड के कारी साथ रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। घटना के बाद अप लाइन में ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया। घटना के बाद यात्रियों में हड़कंप की स्थिति दिखी। काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी मची रही। दानापुर से चलकर बेंगलुरु जाने वाली स्पेशल ट्रेन अपने रफ्तार में आरा रेलवे स्टेशन से खुलकर बक्सर की तरफ जा रही थी और तभी कारी साथ रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। परिचालन अभी भी वहां पर बाधित है। और अगली बड़ी खबर सुपौल से, जहां एनएच पर खड़ी बस में उपद्रवियों ने आग के हवाले बस को कर दिया। वारदात रात 1:30 बजे के करीब बताई जा रही है और जदिया हाई स्कूल के पास एनएच 327 के किनारे गंगा ट्रेवल्स की बस खड़ी थी, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। बस का ड्राइवर बस को सड़क किनारे खड़ा कर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। चालक और स्थानीय लोग जब सुबह पहुंचे तो बस जलकर राख हो चुकी थी।
और ये तस्वीरें आप देख रहे हो, उपद्रवियों ने खड़ी बस को आग के हवाले कर दिया। अब इस मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि किस वजह से आग को हवाले किया गया। नेशनल हाईवे की ये तस्वीर है जहां जानकारी मिल रही है कि बस को रोड के किनारे लगाकर ड्राइवर किसी काम से चला गया था। जब सुबह वो यहां पर पहुंचा तो पूरी तरीके से बस जलकर खाक हो चुकी थी। हाँ, हम चले गए घर पे, शादी था। हाँ, जब दो रात बजे तब यहाँ का आदमी से हमको फोन किया ये आपके गाड़ी में आग लग गया। क्या नाम से ये गाड़ी रोड पे चलता है? गंगा नाम से। और वहीं सुपौल जिले के तेलवा पंचायत में कोसी तटबंध पर बसे 4 परिवारों के घर में अचानक आग लग गई। भीषण आग में चारों घर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना ने प्रभावित परिवारों को पूरी तरीके से बेघर कर दिया है, बेसहारा कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजे की अपील की है। आग कैसे लगा, आपको जानकारी है? नहीं है जानकारी। फिर आपको कैसे मालूम हुआ? हमको तेलवा मालूम हुआ जाए तो घर जल गया तो तेलवा से। क्या को घर जला आपका? 2 जला हमको। तेलवा पंचायत के बेला वार्ड नंबर 1 में के जो विस्थापित परिवार हैं, बांध पर आकर के बसे हुए हैं, उन लोगों के घर में अचानक आग लगा है। 4 परिवार का पूर्णतया घर जल करके राख हो गया। उसका जितना सामान था सब जल गया है। बकरी, साइकिल, बहुत सारा नुकसान हुआ। लगभग 15 से 20 लाख का, जैसा अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं कि 15 से 20 लाख का क्षति हुआ है। और अब सिवान से बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बस और बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे के बाद खाई में पलटी बस। बाइक सवार की मौके पर जान जाने की खबर। बाइक सवार दूसरे शख्स की हालत बेहद गंभीर। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। जीबी नगर के कर्णपुरा गांव की ये घटना है। घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बस और बाइक की टक्कर हो गई और एक व्यक्ति की जान चली गई है। हालांकि बस में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, जबकि बाइक सवार एक व्यक्ति की जान चली गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर नालंदा से आपके सामने रखने जा रहे हैं। एसबीआई के मिनी ब्रांच के पास लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बैंक कर्मी से लूटे गए हैं 3 लाख रुपए। 2 बाइक पर आए थे अपराधी। जो जानकारी मिल रही है, पिस्तौल की नोक पर संचालक से लूट की गई। फरार अपराधियों की अब तलाश जारी है। परवलपुर बाजार की यह घटना बताई जा रही है और बैंक कर्मी से 3 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश आए थे जिन्होंने बंदूक की नोक पर ये लूट की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस अब छापेमारी कर रही है अपराधियों को पकड़ने के लिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी चल रही है। से लेकर के आया पैसा, कारोबार है तब, और इस जगह का बोले है कि मोटरसाइकिल खड़ा किए हैं, डिक्की खोले हैं, पैसा हाथ में जैसे ही निकला उधर से दोनों मोटरसाइकिल लेकर गया और बस भिड़ा दिया पिस्टन के डर से भाई तो छीन के भाग गया। यहाँ पे 2 व्यक्ति आए और उनसे जो उनका बैग था जिसमें वो सीएसपी का कुछ पैसा रखे थे उसको लूटकर यहाँ से फरार हो गए हैं। तो इस घटना का सत्यापन किया गया है और सीसीटीवी फुटेजेस जिस ओर गए हैं अपराधी उस ओर का सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है और आगे जो है प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर रोहतास से है। रोहतास के डेहरी से ये खबर, जहां डालमिया नगर के महिला कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। कॉलेज में ग्रेजुएशन के 5th सेमेस्टर की परीक्षा में परीक्षार्थियों की मोबाइल फोन और गेस्ट पेपर ले जाने से जब रोका गया तो इन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी यहां पर हुई। छात्रों का कहना है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कॉलेज में पहले सेमेस्टर की परीक्षा मोबाइल फोन और गेस्ट पेपर के साथ ली जाती थी। रेगुलर क्लास कॉलेज में नहीं चलती है और ऐसे में परीक्षा में उनको मुश्किल होगा जब उन्हें खुद से लिखना होगा। जबकि प्रशासन ने 8 से 10 छात्रों पर उपद्रव का आरोप लगाते हुए शांतिपूर्ण परीक्षा का दावा भी किया। प्राइवेट स्कूल तो है नहीं कि अलग अलग इनका रूल अलग होगा उनका रूल अलग होगा। गवर्नमेंट एग्जाम में हर कॉलेज में एक ही रूल होना चाहिए, एक ही रूल होना चाहिए ना। सभी कॉलेज में अगर अलाउ है मोबाइल और गेस्ट पेपर, इस कॉलेज में अलाउ क्यों नहीं? आप लोग चाहते क्या हैं? यही अलाउ होना चाहिए हमारे एग्जाम कैसे। आज तक हम देखें कि टोटल क्लास को के
या अभी तक में पास टोटल क्लास का बिना चिटकी हुआ मोबाइल के अकेच पेपर का लिख के पास हुआ है। तो हमारे कहना कि जैसे 4 सेमेस्टर हमको देना दिए तो 5वां सेमेस्टर में यह नियम लागू क्यों हो रहा है? जो ये बोल रहे हैं कि बैग सर बोल रहे हैं कि बैग अलाउ नहीं है, बैग रखना है तो कह रहे हैं कि 20 रुपया लगेगा, किस लिए? और अगली खबर रोहतास के बढ़हरी से, जहां चोरों ने ज्वेलरी दुकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान से लाखों के गहने पर हाथ साफ किया। चोरी की घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें करीब 6 चोर चोरी करने के बाद जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरी की घटना से नाराज दुकानदारों ने सड़क को घंटों जाम रखा। आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग उठी है। मौके पर पहुंचे सासाराम एसडीपीओ ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा लिया है और साथ ही साथ ये दावा किया गया है कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक तरफ आप लोगों का गुस्सा देख रहे हैं। काउंटर भी खुला हुआ, अलमारी भी टूटा हुआ है और सामान भी सब लेकर चला गया, सब खाली हो गया है। चोरी हुआ है जी, चोरी हुआ, डकैती हुआ है सर। मैंने दुकान 3 बार 4 बार दुकान लुका गया सर। आवेदन दे बुढ़ा गए हम लोग, लेकिन हमें तो इंसाफ नहीं मिला हम लोग का। डॉग टीम बुलाया जाए पटना से, जहाँ से भी हमारे प्रशासन से, और एसपी साहब को हम लोग सुबह से ही 6 बजे से ही हम लोग धरना पर बैठे हैं और सभी दुकानदार भाई मिल करके हमने सहमति से अपना दुकान बंद किए हैं, क्योंकि हमारे सभी दुकानदार बंधुओं का कहना है कि एसपी साहब आए और पुनः एकदम स्वच्छ एकदम जांच करें। यहाँ पे हम लोग अभी टीम लेके आए हैं, डीआईयू भी आई है, डॉग स्क्वाड भी आई है, घटनास्थल का निरीक्षण हुआ है। आगे भी कुछ चीजें आती है तो हम लोग बताएंगे। और अगली बड़ी खबर, लखीसराय से कुख्यात अपराधी सोनू गिरफ्तार किया गया। भाई राजू के साथ उसकी गिरफ्तारी की गई है। देसी कट्टा, कारतूस, मोबाइल भी से जब्त किया गया है। हथियार, रंगदारी, लूट जैसे मामले पहले से दर्ज हैं। अवगिल गांव से दोनों की गिरफ्तारी की गई। दोनों से कड़ी पूछताछ में जुटी है पुलिस। करीब 17 केसेस अभी तक हम लोगों ने जो पाया है, 17 केसेस जो कि हत्या, लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब सारे मामले, आर्म्स एक्ट, सारे मामले इस पर दर्ज किए हुए हैं। वो गिरफ्तार किया गया। उसका भाई हो करीब उसके 8 केसेस हैं, राजू सिंह, उस पर भी उसी तरह का सिमिलर केसेस हैं। काफ़ी एक आतंक था, तो हम लोगों ने ये टॉप 10 में भी था हमारे जिले का। तो हम लोगों ने काफ़ी मशक्कत करने के बाद एसडीपीओ के नेतृत्व में इसे गिरफ्तार किया गया। और अगली बड़ी खबर, बाढ़ से, जहां आरजेडी नेता कर्णवीर यादव ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल हत्या के मामले में अपराधिक अभियुक्त कमलेश की हत्या का है ये आरोपी। 10 फरवरी 2023 को हत्या हुई थी। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सरेंडर किया गया। बाढ़ सीट से उम्मीदवार रह चुका है कर्णवीर यादव उर्फ लखू मुखिया, देखिए, जिसने सरेंडर कर दिया है। एक हत्या के आरोप में ये सरेंडर की कार्रवाई हुई है। हत्या के मामले में अभियुक्त है, हालांकि ये अपने आप से सरेंडर कर चुका है। और वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने इंटर, मैट्रिक, डीएलएड परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक होगी। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक होगी। अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके जरिए फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। उन्होंने दावा किया कि मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट इस बार भी सबसे पहले जारी होंगे। अध्यक्ष ने बताया कि मैट्रिक परीक्षा में छात्रों की संख्या 15,02,021 है। 3 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। इंटर की बात करें, 13,07,241 छात्र शामिल होंगे। आगामी वर्ष 2026 का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच किया जाना प्रस्तावित है। और नई शिक्षा नीति के तहत अब बिहार के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के साथ तकनीकी रूप से भी मजबूत करने की दिशा में काम चल रहा है। अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी रोबोटिक और एआई तकनीक से पढ़ाई कर सकेंगे। इसको लेकर शिक्षकों को ट्रेंड करने का काम हो रहा है।
और पहले से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनकर तैयार है, लेकिन ट्रेंड टीचर नहीं है। अब आपको बता दें कि यूनिसेफ की तरफ से राज्य के सभी 38 जिलों के कंप्यूटर साइंस और साइंस के चुनिंदे शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बच्चों को भी ट्रेनिंग दे सकें। बिहार के सरकारी स्कूलों में तकनीक आधारित शिक्षा पर लगातार जोर देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में SCERT और यूनिसेफ की तरफ से शिक्षकों को फिर से रोबोटिक पढ़ाई को लेकर ट्रेंड किया जा रहा है और पटना में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर के चिन्हित शिक्षकों को बुलाया गया है और सभी जो है रोबोट बनाने का काम कर रहे हैं। यानी यहाँ से ये ट्रेनिंग लेकर जाएंगे तो बच्चे कैसे रोबोटिक पढ़ाई कर सके, इसकी शिक्षा दी जा रही है। सबसे पहले हम जो यहाँ SCERT के अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि सर जरा समझाया जाए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये अब धरातल पर कब तक उतरने वाला है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने पूरे 38 जिले में प्रत्येक जिले के 2 विद्यालयों में ATL लैब स्थापित किया है। और ATL लैब का मतलब अटल टिंकरिंग लैब। यह एक कई तरह के उपकरण होते हैं, इससे बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तकनीक सीखते हैं। और NEP हमारा कहता भी है कि व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दी जाए। हालांकि व्यावसायिक शिक्षा का कंसेप्ट क्लास 6 से ही शुरुआत होगी, लेकिन ये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, चिन्हित विद्यालयों में अभी 2-2 विद्यालय को चिन्हित किया गया है और वहाँ से 2-2 शिक्षक भी आए, मतलब एक जिले से 4 शिक्षक आए हैं। उनको हमारे योग प्रशिक्षक जो यहाँ मैंने पहले तैयार किया था, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे सिखाएंगे। ट्रेनर से हम समझते हैं कि अगर कोई टीचर यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान एक प्रोजेक्ट बनाया है तो वो वहाँ से जाने के बाद क्या और प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे या फिर जो डेमो हम देख पा रहे हैं वही रहे? मैं फर्स्ट ही ट्रेनिंग के समय बोलता हूँ कि आप जाते समय मुझसे बोल के जाइएगा कि हम 200 प्रोजेक्ट बना के आएंगे। और मतलब टास्क भी दे रहे हैं आप? हाँ, मतलब ये कॉन्फिडेंस उन लोगों में डाल दिया, खुद वो फील कर रहे हैं। शिक्षक हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने क्या तैयार किया? जी सर, हम लोग 2 जिले का एक टीम बनाया गया है। SR इनोवेटर्स शेखपुरा और रोहतास से हम हैं और हमने 2 प्रोजेक्ट बनाया है। एक हैंड शेकिंग रोबो है, इधर इसको इस तरीके से ये हाथ से सीख गए, बच्चे कैसे सीखेंगे? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ईजी है। मैं जी देखिए इस तरीके से ये हाथ मिलाता है, सेंसर काम कर रहा है। जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ से सीख के जा रहे हैं और हमें ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम बच्चों को भी काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझा सकते हैं। बिल्कुल। क्या फायदा हुआ यहाँ आए ट्रेनिंग लिए, क्या फायदा? सर बहुत सारी जानकारियाँ मिली। जैसे एक देखिए सर, अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में बताएं, वहाँ उसी सेंसर का यूज करके वहाँ हाथ मिला रहा है और इसी सेंसर का यूज करके मैंने एक डस्टबिन बनाया जिसके सामने खड़े होने पर वो अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। डस्टबिन को टच नहीं करना है। क्या सब बना सकते हैं? मैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसमें मैंने आर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है। इसमें सर्वो मोटर हमारा जो यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स किट है और इसमें हमने फिर यूज़ किया हुआ है अल्ट्रासोनिक अपना सेंसर है। तीनों की यूज। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामसुंदर पांडे। कॉन्फिडेंट है, ये तमाम टीचर ट्रेंड हो गए हैं और हर सवाल का बखूबी जवाब दे रहे हैं। जाहिर है नई शिक्षा नीति के तहत जो प्लानिंग किया गया है और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसके लिए लगातार अग्रसर है और ऐसे में बिहार में ये शुरुआत हो गई है। यानी अब बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे AI और रोबोटिक पढ़ाई से महरूम ना रहें, इसको लेकर मास्टर ट्रेनर बनकर यहां से अपने अपने स्कूल के लिए सभी शिक्षक अब रवाना हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह सेशन मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आपको जोहार